अंधभक्तों और अंधनमाजियों को शायद इस वीडियो में बोली गई बातें सुन के मिर्गी का दौरा आ सकता है। बताना मेरा फर्ज था, बाकी आपकी इच्छा। असलियत में भगवान कौन है और आप कैसे उस भगवान की मदद ले सकते हो अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, दोनों चीज़ें आज हम समझेंगे। लेट्स गो। साल था 1831। 22 साल का एक साइंटिस्ट डार्विन, जो सिर्फ प्रकृति को स्पर्श करना चाहता था, यानी कि प्रकृति को समझना चाहता था, नेचर को समझना चाहता था, निकल पड़ा एक सफ़र पर। 5 साल तक साउथ अमेरिका, गलापागोस आइलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया और भी कई जगह घूमता। फिर गलापागोस आइलैंड्स पर डार्विन ने एक अजीब बात नोटिस की। हर आइलैंड की चिड़ियों की बीक यानी चोंच अलग अलग साइज और अलग अलग शेप की थी। कहीं चोंच लंबी थी, कहीं मोटी थी, कहीं पतली। बट उस टाइम पर डार्विन को एग्जैक्ट रियलाइजेशन नहीं हुआ, बट उन्होंने एक चीज़ नोटिस कर ली थी कि चिड़ियाएँ अपने लोकल एरिया के फूड के हिसाब से अडेप्ट कर रही। लाइक जहाँ पे खाना आपको ज़मीन के ऊपर मिल जाता है, जैसे केचुए वगैरह, तो वहाँ इस तरह की चिड़िया रहने लगी। और जहाँ की चिड़ियों को पानी के अंदर से मछली पकड़नी है, शिकार करना है, तो वहाँ पे इस तरह की जो चिड़िया हैं ये ज़्यादा सर्वाइव करने लगी। इसके बाद डार्विन 1836 में इंग्लैंड वापस आए, लेकिन उन्होंने कुछ भी पब्लिश नहीं किया। वो चुपचाप रिसर्च करते रहे और 1838 में उन्होंने थॉमस मैल्थस की किताब पढ़ी जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। इस किताब में एक पॉइंट था कि जब पॉपुलेशन रिसोर्सेज से ज़्यादा बढ़ जाती है तो ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाता है। देखो, पानी कम है, खाने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियसली आपस में स्ट्रगल तो होगा ही। यहीं से डार्विन को अपनी थ्योरी पे भरोसा हो गया। उन्होंने समझा कि अगर किसी जानवर के पास थोड़ा सा भी एक बेटर फीचर है, जैसे कि लंबाई, अच्छी चोंच या कोई भी बेटर स्ट्रेंथ, तो उस जानवर के ज़िंदा रहने की चांसेस बढ़ जाते हैं और फिर वही जानवर रिप्रोड्यूस करेगी और उन्हीं के ट्रेट्स अगली जनरेशन में पास ऑन होते जाएंगे। मतलब रैंडमली डीएनए में म्यूटेशन होगा। अगर एक जानवर के 5 बच्चे हुए, उनमें से 4 में ठंड झेलने की शक्ति नहीं है बट एक में है, ये जो ट्रेट है ये उसको हेल्प करेगी सर्वाइव और रिप्रोड्यूस करने में। और जब इस जानवर के बच्चे होंगे तो उनमें ये ट्रेट नेचुरली पास ऑन होगा। और इसी प्रोसेस को डार्विन ने नाम दिया है द नेचुरल सिलेक्शन। बट अभी भी डार्विन ने अपनी थ्योरी पब्लिश नहीं की। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर एवोल्यूशन, साइंस या भगवान ने दुनिया नहीं बनाई, इस तरह की बातें करना मौत को टक्कर देने जैसा काम होता था। इनफैक्ट जब 1963 में गैलीलियो ने बताया कि पृथ्वी दुनिया का सेंटर नहीं है, पृथ्वी के अलावा भी प्लैनेट्स हैं जो पृथ्वी की तरह ही किसी दूसरे प्लैनेट का चक्कर लगाते हैं, तो ये बात इतनी ज़्यादा राइट है ये हम आज जानते हैं क्योंकि ये एक्चुअल में एक फैक्ट है। बट उस टाइम पर गैलीलियो के पास कोई एविडेंस नहीं, क्या प्रूफ करते, तो उनको सरकार ने इनाम दिया। इनफैक्ट वहाँ के चर्च ने इनाम दिया, जेल। क्योंकि अगर आप कह रहे हो कि पृथ्वी दुनिया का सेंटर नहीं है तो फिर आप ये भी कह रहे हो कि जीसस जो इस पृथ्वी पे हैं या इस पृथ्वी पर भगवान माने जाते हैं, वो दुनिया के भगवान नहीं है, वो क्रिएटर नहीं है। तो इसका मतलब है कि आप हमारे भगवान पे उंगली उठा रहे हो। हिम्मत कैसे हुई भाई आपकी? तो उनको लाइफ टाइम के लिए हाउस अरेस्ट कर दिया गया था। तो इसी डर से डार्विन ने सोचा कि मेरे को बिल्कुल भी रिस्क लेने का नहीं, और उन्होंने तब भी अपनी थ्योरी पब्लिश नहीं की। फिर उन्होंने कई साल तक फॉसिल्स कलेक्ट किए, कबूतर, चिड़िया, अलग अलग जानवरों पर रिसर्च की। फॉसिल्स यानी हड्डी के वो निशान जो मिट्टी के अंदर से मिलते हैं। डार्विन ने उनमें भी वही पैटर्न्स ढूंढे जो गैलापागोस में देखे थे। अब आता है इस कहानी में बहुत तगड़ा वाला ट्विस्ट। 1858 में एक और साइंटिस्ट एल्फ्रेड वॉलेस, उनको मलेरिया हुआ। वो एक आइलैंड पर थे और कुछ रिसर्च कर रहे थे एवोल्यूशन से रिलेटेड या नेचर से रिलेटेड, आई गेस, नॉट एवोल्यूशन। बट उनको मलेरिया हुआ और मलेरिया से जब वो हील हो गए तब उनको ये आइडिया आया कि यार मैं तो हील हो गया, बट कई ऐसे भी लोग होंगे जिनको मलेरिया हुआ होगा और वो नहीं जी पाए होंगे, तो वो अब आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, राइट? तो उनका मानना ये था कि अगर मैं रिप्रोड्यूस कर सकता हूँ या मुझे मलेरिया से हील कर दिया गया, तो ये कहीं ना कहीं नेचर ने मुझे सिलेक्ट किया है कि मैं आगे रिप्रोड्यूस करूँ क्योंकि मैं मलेरिया झेल पाया। समझ रहे हो? आइडिया
कितना सिमिलर है नेचुरल सिलेक्शन से। तो बेसिकली उन्होंने यही थॉट एक डिटेल लेटर में डार्विन सर को मेल कर दिया। अब आप सोचोगे कि डार्विन को ही क्यों, क्योंकि उस टाइम पर डार्विन ही एक ऐसा नाम थे जिनको कोई भी अप्रोच करता एवोल्यूशन से रिलेटेड किसी भी चीज़ के लिए, इनके पास सबसे ज़्यादा रिसर्च, क्रेडिबिलिटी और साइंटिफिक नेटवर्क था। बट जब डार्विन को वो लेटर मिला तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, और वो हम समझ सकते हैं क्यों। जिस आइडिया पर डार्विन ने 15 साल रिसर्च की, वो आइडिया किसी को एक छोटे से बुखार में आ गया। फिर 1859 में डार्विन ने अपनी बुक में ये आइडिया पब्लिश किया जिसका नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। अब दोस्तों यहाँ सोचने वाली बात ये है कि जिस तरह ये आइडिया डार्विन के अलावा एक और इंसान वॉलिस को आया, तो वॉलिस के अलावा हो सकता है और भी किसी को आया हो, राइट। बट नेचर ने वॉलिस को क्यों चुना? क्योंकि वॉलिस के पास रिसोर्सेस थे वो आइडिया डार्विन तक पहुंचाने के। और डार्विन को क्यों चुना गया? क्योंकि डार्विन के पास सब कुछ था, एक अमीर परिवार, कई सालों की एक्सटेंसिव रिसर्च, HMS बीगल जैसी जर्नी करने के लिए फैमिली का सपोर्ट, और सबसे बड़ी बात एक ऐसा इकोसिस्टम साइंटिस्ट का जिसमें वो अपना आइडिया रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अब चलो वापस चिड़ियों के घोंसले में चलते हैं। गैलापागोस आइलैंड पर हर आइलैंड पर अलग अलग चिड़िया थी, लेकिन उनका एंसेस्टर सेम था, यानी पैदा हर जगह पर हर तरह की चिड़िया हो रही थी। बट जिस जगह पर जो तरह की चिड़िया जिंदा रह पा रही थी वो वहाँ बच रही थी, बाकी सारी एलिमिनेट हो जा रही थी। कुछ ऐसा ही हम इंसानों के साथ भी हुआ। होमो निएंडरथल्स हमसे बड़े होते थे, हमसे ज़्यादा शक्तिशाली होते थे, बट हमसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती थी उनको, क्योंकि हमसे बड़े ब्रेन्स, हमसे बड़ी बॉडी को चलाने के लिए हमसे ज़्यादा रिसोर्सेज भी चाहिए, और वो ना मिल पाने के कारण वो एक्सटिंक्ट हो गए। होमो फ्लोरेसेंसिस जो छोटी हाइट के इंसान होते थे, ये जो प्रजाति है ये इंडोनेशिया के पास के एक फ्लोरेस आइलैंड के पास होती थी जहाँ पर रिसोर्सेज बहुत कम होते थे। तो ये छोटे से लोग होते थे और ये कम एनर्जी में इनका काम चल जाता था, तो कम खाने में भी इनका गुजारा हो जाता था। और कमाल की बात यह है कि उस जगह के हाथी भी छोटे छोटे होते थे। तो अगर आपके जीवन में कोई ऐसा छोटी सी हाइट वाला इंसान है तो मे बी उनके कोई पूर्वज इंडोनेशिया के पास से रहे हों। अब वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको भगवान के बारे में बताऊंगा। तो जो डिसाइड करता है कौन जिएगा, जो डिसाइड करेगा कौन मरेगा, जो डिसाइड करता है कि आने वाली जो पीढ़ियाँ होंगी उनमें कैसी ट्रेड्स होंगी, कैसी शक्तियाँ होंगी, वो भगवान अगर आप मान सकते हो तो एक बार तालियां हो जाएं नेचुरल सिलेक्शन के लिए। आज अगर आप जिंदा हो, गली का कुत्ता जिंदा है, कोई भी जानवर, कोई भी जंतु अभी अगर जिंदा है तो नेचर ने उसको सिलेक्ट किया है अभी तक रहने के लिए, इसलिए आज वो है। अब इस पॉइंट पे आके मुझे एक बात कहना ज़रूरी है कि मैं नास्तिक नहीं, और ना ही मैं चाहता हूँ किसी और को नास्तिक बनाना। मैं भोलेनाथ का भक्त हूँ, और अगर आप अपने ईश्वर में मानते हैं तो आप अपनी आस्था रखिए, बट साथ में साइंस पर भी विश्वास करना ज़रूरी है। और नेचुरल सिलेक्शन भी वही कहता है जो आपके भगवान कहते हैं, कर्म करो बाकी मैं देख लूँगा। बेसिकली जिस तरह से नेचर ने आज तक आपको यहाँ पहुँचाया, आपको शायद लगता हो कि मैं बहुत वीक हूँ, मेरे पास ये नहीं है, लोगों के पास ज़्यादा स्ट्रेंथ है, ज़्यादा पावर है, बट नेचर ने आपको सिलेक्ट करके अगर यहाँ तक पहुँचाया है तो उसकी वजह है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह से नेचर सिलेक्ट करता है वही एग्जैक्ट मेथड अगर आप यूज़ करो अपनी लाइफ में। लाइक नेचर ने क्या किया, लाखों तरह के पेड़ पौधे बनाए, लाखों तरह के इंसान बनाए, लाखों तरह के जानवर बनाए, जिस जगह पर जो टिक पाया वो उसको छोड़ दिया, सर्वाइव करो, जाओ और बच्चे पैदा करो, है ना। आपको ये चीज़ समझना है कि आप अगर 100 चीज़ें कर रहे हो तो उन 100 में से मे बी कोई एक चीज़ आपके लिए चुनी गई हो। तो अगर आप ट्रेडिंग में लगे हुए हो और आपके लिए नहीं चल रही है तो ट्रेडिंग को पकड़ के मत बैठ जाओ, पीछे मत पड़ जाओ उसके कि नहीं मैं ट्रेडिंग में ही जीत के रहूँगा, मुझे ट्रेडिंग से ही पैसा कमाना है। 100 चीज़ें ट्राई करो, एग्जैक्टली वो जो तुम्हारे भगवान नेचर ने किया, और फिर देखो कैसे उनमें से अपने आप वो चीज़ सिलेक्ट हो जाती है जो तुम्हारे लिए बनी।
और ये बात हमेशा याद रखना कि नेचर ने अगर तुम्हें अभी तक सिलेक्ट किया हुआ है सरवाइव करने के लिए, तो उसके रीजंस थे, और नेचर आगे भी तुम्हें सिलेक्ट करे इसके रीजंस तुम्हें क्रिएट करते रहने होंगे। तो मेक श्योर कि इस चीज़ पर काम करते रहो कि नेचर तुम्हें आगे भी सिलेक्ट करता रहे। बाय।